हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉक ऑनलाइन क्लासेस। आई एम लकी झा एंड हम पढ़ रहे हैं चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, कोशिका जीवन की इकाई। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि जो प्रोकैरियोट सेल है एंड यूकैरियोट सेल है, उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, दोनों में किस प्रकार के अंतर पाए जाते हैं, एक प्राक केंद्र की कोशिका में और एक सुकेंद्र की कोशिका में। फिर लास्ट में हमने जो है वो टॉपिक थोड़ा सा बात करी थी हमने सेल वॉल के बारे में, कि देखिए वापस एक बार देखते हैं कि कोशिका भित्ति को हम डिस्कस कर रहे थे। तो लास्ट में हमने क्या बताया कि सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति, ये डिस्कस हमने किया था कि कोशिका भित्ति का जो ओरिजिन है, जो उत्पत्ति है उसकी, वो साइटोकाइनेसिस के दौरान होती है। कि जब कभी भी जो साइटोकाइनेसिस होता है, जो कोशिका द्रव्य विभाजन चल रहा होता है सेल डिवीजन के टाइम पर, कोशिका विभाजन के समय जब एक स्टेप आता है, जब कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, तो उस वक्त पर एक सेल प्लेट का फॉर्मेशन होगा। मतलब दो जो डॉटर सेल्स बनने वाली है, दो संतति कोशिकाएं जब उत्पन्न होती है तो उनके बीच में एक सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। और सेल प्लेट के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेली हैं, जो भी कोशिकांग है, एंड अंतःप्रद्रवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, ये सभी मिलकर के एक सेल प्लेट का फॉर्मेशन करते हैं दो पुत्री कोशिकाओं के बीच। याद कीजिएगा कि ये एक सपोज ये एक कोशिका है, ठीक है। अब इसने विभाजन किया तो पहले होगा कैरियोकाइनेसिस यानी केंद्रक विभाजन होगा। तो केंद्रक विभाजन के बाद में कोशिका द्रव्य विभाजन पाया जाता है। तो कोशिका द्रव्य विभाजन में दोनों कोशिकाओं के बीच में आपको इस तरीके से एक प्लेट देखने को मिलती है, ठीक है ना। इसको थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। ये इस प्रकार से जो है, जब केंद्रक विभाजन हो जाता है तो केंद्रक विभाजन हो जाएगा तो उसके बीच में क्या होगा कि यहाँ पर आपको एक सेल प्लेट देखने को मिलती है, जो है वो कोशिका पट जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। अब ये जो सेल प्लेट का फॉर्मेशन हो रखा है, ये बहुत सारे कोशिकांगों से मिलकर होता है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, तो इन सभी को मिलाकर के जो है वो सेल प्लेट का फॉर्मेशन पाया जाता है। और सेल प्लेट के फॉर्मेशन के दौरान ही कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। मतलब ये अब आगे जाकर के क्या होंगे कि अलग अलग बढ़ जाएगी, ठीक है ना, अलग अलग हो जाएंगे। मतलब ये जो सेल प्लेट बनी थी, धीरे धीरे ये पूरी की पूरी एक कवरिंग बना लेगी कोशिका के बाहर। जो पुत्री कोशिकाएं, जो डॉटर सेल्स है, इनके बाहर एक कवरिंग डेवलप कर लेगी। उसी को अपन क्या कहेंगे, कोशिका भित्ति कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। तो सेल वॉल का फॉर्मेशन जो है वो सेल डिवीजन के टाइम पर होता है, साइटोकाइनेसिस के दौरान होगा, ध्यान रखना, ठीक है। कोशिका द्रव्य विभाजन को कहते हैं साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस के दौरान सेल वॉल का ओरिजिन होता है, उसकी उत्पत्ति होती है, ठीक है। अब एक बात को ध्यान रखिए, यहाँ पर क्या होता है कि वास्तव में जब कोशिका की जो उत्पत्ति देखी जाती है, कि जब कोशिका भित्ति जो है वो बन रही है, तो उस वक्त पे क्या होगा कि सबसे पहले, जैसे कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो ईआर की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है ना, या गोल्जी बॉडीज हैं, ये सभी मिलकर एक प्लेट का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। एक प्लेट जिसको मैंने सेल प्लेट कहा। तो कोशिका भित्ति से पहले, सेल वॉल बनने से पहले एक प्लेट बनती है जिसको कहा जाता है फ्रेगमोप्लेट, ठीक है ना। इसे क्या कहा जाता है, फ्रेगमोप्लेट। तो फ्रेगमोप्लेट का सबसे पहले निर्माण होता है, ठीक है ना। मतलब जो सेल प्लेट बनी है ना, उसी को अपन क्या कहते हैं, फ्रेगमोप्लेट। तो एक प्लेट का फॉर्मेशन जो हो रहा है उसे फ्रेगमोप्लेट कहा गया सबसे पहले। ये फ्रेगमोप्लेट जो होती है वो आगे जाके सबसे पहले मिडल लेमिला का फॉर्मेशन करती है। मिडल लेमिला, मध्य पटलिका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके ऊपर, मध्य पटलिका क्या होती है। तो जो फ्रेगमोप्लेट है, सबसे पहले ये क्या करेगी कि कुछ कैल्शियम और मैग्नीशियम के पैक्टेट्स जो होते हैं, ठीक है ना, कैल्शियम और मैग्नीशियम के, याद रखिएगा, पैक्टेट्स, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन के जो पैक्टेट्स होते हैं, उनसे मिलकर के एक लेयर बनती है जिसे कहते हैं मिडल लेमिला, ठीक है, मध्य पटलिका कहा जाता है। अब ये मध्य पटलिका जो होती है ना, ये आगे जाकर के सेल वॉल को बना देती है, ठीक है। किस प्रकार से होती है देखिएगा। देखो, ये सपोज कीजिए किसी में पादप कोशिका की बात कर रही हूँ, प्लांट सेल के बारे में बात करते हैं अपन पहले। यहाँ पर हम कोशिका भित्ति दिखा रहे हैं प्लांट सेल की, पादप कोशिका की जो कोशिका भित्ति होती है वो चीज़ अपन बात करते हैं। कि यहाँ पर देखिए कि ये हो गई इसकी कोशिका भित्ति,
बस वास्तव में होता क्या है कि ये जो कोशिका भित्ति देख रहे हैं आप, पादप की जो प्लांट सेल वॉल है, तो सेल वॉल जो होती है बस ये डिफरेंट टाइप्स की होती है और ऊपर से नीचे की तरफ जो है वो इनका निर्माण एक से एक होता चलता है। जैसे देखें क्या है कि सबसे पहले मैंने ये पादप कोशिका बनाई, ठीक है ना, पादप कोशिका की भित्ति सेल वॉल ड्रॉ करी। अब सेल वॉल जो है ये किससे बनती है, तो सबसे पहले इसके बाहर एक परत का निर्माण होता है जिसे कहते हैं मध्य पटलिका, ठीक है ना। यहाँ पर एक जो है वो एक लेयर बनती है, प्लांट सेल वॉल जो है, जो कोशिका भित्ति है, इसके बाहर एक और परत का निर्माण होता है फ्रेगमोप्लेट के कारण, जिसे कहते हैं मध्य पटलिका। तो यहाँ पर ये जो मध्य पटलिका आप देख रहे हैं, ठीक है ना, ये है मिडिल लेमिला, बाहर वाली जो ब्लू से मैंने ड्रॉ करा है कि ये क्या हो गई अपने मिडिल लेमिला। और मिडिल लेमिला जो है ये बनी है फ्रेगमोप्लेट से, और फ्रेगमोप्लेट बनती है विभिन्न प्रकार के कोशिकांगों से, यानी कि सेल ऑर्गेनेलिस से बनती है, ठीक है। तो मध्य पटलिका का सबसे पहले निर्माण होता है मिडिल लेमिला, ठीक है, जिसको क्या कह रहे हैं अपन, मध्य पटलिका कह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर बनती है प्राइमरी सेल वॉल। देखो मैं जो मिडिल लेयर है मध्य पटलिका जो होती है, इसके नीचे जाकर के बनती है प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है ना। शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं, प्राथमिक कोशिका भित्ति, प्राथमिक कोशिका भित्ति। तो प्राथमिक कोशिका भित्ति जो होती है वो मध्य पटलिका के नीचे बनती है और उसी के द्वारा बनती है। मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आप जो भी लेयर्स देखेंगे, जो भी परत देखेंगे, तो सबसे पहले ऊपर वाली लेयर बनी है, उसके नीचे जस्ट उसके बाद वाली लेयर का उत्पत्ति हुई है, ओरिजिन हुआ है, ठीक है। तो प्राथमिक कोशिका भित्ति होती है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो कोशिका भित्ति है वो 3 प्रकार की होती है, ठीक है। एक होती है प्राथमिक, प्राइमरी, फिर द्वितीय कोशिका भित्ति एंड तृतीयक, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। 3 प्रकार की कोशिका भित्ति होती है और जिस प्रकार इनके नाम है उसी प्रकार इनका ओरिजिन भी है कि सबसे बाहर मिडिल लेमिला है तो मिडिल लेमिला मिलेगी, उसके बाद प्राइमरी सेल वॉल है प्राथमिक कोशिका भित्ति, तो उसका निर्माण मिडिल लेमिला से हुआ है, ठीक है ना। प्राइमरी सेकेंडरी को बनाएगी, सेकेंडरी टर्शरी को बनाएगी, तो प्राथमिक से द्वितीयक, द्वितीयक से तृतीयक कोशिका भित्ति बनती है। सिंपल सी चीज़ है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें जानने को। तो प्राथमिक कोशिका भित्ति जो है वो सेकेंडरी सेल वॉल को बनाएगी, सेकेंडरी सेल वॉल द्वितीयक कोशिका भित्ति को बनाएगी, द्वितीयक कोशिका भित्ति बनाएगी, और द्वितीय कोशिका भित्ति जो है वो टर्शरी सेल वॉल को बनाएगी, ठीक है। टर्शरी सेल वॉल तृतीयक कोशिका भित्ति, ठीक है, इनका निर्माण होता है बारी बारी से। देखिए कैसे, तो प्राइमरी सेल वॉल जो होती है वो एक सिंगल लेयर की बनी होती है, मिडिल लेमिला जो है वो भी एक सिंगल लेयर की बनी है, ठीक है। सब पे आएंगे अपन एक एक करके, फिर पहले इनकी सिर्फ स्ट्रक्चर देख लीजिए किस प्रकार से हैं। अब जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है, ध्यान रखिए, द्वितीय कोशिका भित्ति जो होती है ये 3 लेयर्स की पाई जाती है, ठीक है ना, ये सिंगल लेयर नहीं होती। तो यहाँ पर देखिएगा कि मैं आपको अलग अलग टाइप से ड्रॉ कर देती हूँ। जैसे कि ये भी सेकेंडरी सेल वॉल है, ये होगी अपनी सेकेंडरी सेल वॉल, ये भी सेकेंडरी का ही टाइप है। सेकेंडरी सेल वॉल 3 लेयर्स की बनी होती है, तो मैं इस तीनों लेयर्स को अलग अलग टाइप से शो कर देती हूँ। ये हो गई अपनी सेकेंडरी सेल वॉल, ये भी सेकेंडरी सेल वॉल का 3rd लेयर है, द्वितीयक कोशिका भित्ति। आपके डायग्राम आपके सब कुछ कह जाने चाहिए, ये ध्यान रखिए कि बायोलॉजी के अंदर आप लोगों को अगर डायग्राम आते हैं तो डायग्राम सबसे पहले ड्रॉ कीजिए, ठीक है ना। देखिए बोर्ड एग्जाम्स हो चाहे नीट के एग्जाम हो, नीट के एग्जाम्स में भी डायग्राम्स आते हैं लेकिन उसमें केवल एनसीईआरटी के डायग्राम्स है। तो हमें अपने कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अपने अच्छे से डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। एंड जो बच्चे बोर्ड देना चाहते हैं, अपने होम एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी इस डायग्राम्स के थ्रू ही अपने थ्योरी को एक्सप्लेन करने की कोशिश किया करो कि ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम्स का सहारा लीजिए बायोलॉजी के अंदर, ठीक है ना। उससे अपने कंसेप्ट बहुत क्लियर होते हैं एंड हमें जितने भी अपने बोर्ड एग्जाम्स हैं उनमें हेल्प मिलती है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। फिर देन इसके बाद में टर्शरी सेल वॉल पाई जाती है, ठीक है ना। तृतीयक कोशिका भित्ति सबसे अंदर उपस्थित होती है।
हालांकि टर्शरी सेल वॉल जो है वो सभी में नहीं पाई जाती है, ध्यान रखना, टर्शरी सेल वॉल जो है ये सभी में नहीं पाई जाती। तो देखिए यहाँ पर ये हो गई प्राइमरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है इसमें ये एक होती है S1, S2 एंड दिस इज S3। तो S1, S2 और S3 जो है ये सेकेंडरी के टाइप है। तो ये जो है वो सेकेंडरी सेल वॉल को शो करते हैं, द्वितीय कोशिका भित्ति होती है, ठीक है ना, सेकेंडरी सेल वॉल, द्वितीय कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो प्राथमिक थी, प्राथमिक के नीचे द्वितीयक बनी और द्वितीयक की 3 लेयर्स बनी, सेकेंडरी की 3 लेयर्स प्राइमरी से ही डेवलप होते हैं। और उसके बाद में सबसे अंदर जो है वो आपको टर्शरी सेल वॉल देखने को मिलेंगी, टर्शरी सेल वॉल पाई जाती है, तृतीय कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, ठीक है। अब देखें एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले मिडल लेमिला। मिडल लेमिला फ्रेगमोप्लेट्स के द्वारा बना है, ठीक है ना, फ्रेगमोप्लेट के द्वारा बना है। तो मिडल लेमिला जो होता है ये अधिकतर ये पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, ठीक है ना, ज़्यादातर प्लांट सेल में देखने को मिलेगा। यहाँ पर मिडल लेमिला क्या है कि दो पादप कोशिकाओं यानी 2 प्लांट सेल के बीच का जो जंक्शन होता है, ठीक है ना, जो दोनों प्लांट सेल की वॉल्स एक दूसरे से अटैच होती है वो मिडल लेमिला के कारण अटैच होती है। एक बात को अच्छे से समझना, जैसे कि आपकी एनसीईआरटी में एक लाइन लिख रखी है कि मिडिल लेमिला का जो देखें जब राइपनिंग ऑफ फ्रूट होता है, ठीक है ना, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स यानी फलों के पकने के समय, ठीक है ना, फलों का पकना, ठीक है ना, तो राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स जो होती है वो मिडल लेमिला के डिसॉल्व होने के कारण होती है। जैसे मिडल लेमिला जो होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है, ठीक है ना। इसकी सबसे पहले बात करते हैं मिडल लेमिला। मिडल लेमिला जो होती है ये कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है, ठीक है ना। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट की जो है वो मिडल लेमिला पाई जाती है। और साथ ही साथ में जब फ्रूट्स जो है पक जाते हैं, जब इनकी राइपनिंग हो जाती है तो उस वक्त पे क्या है कि ये कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट जो हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं। डिसॉल्व होने के कारण जो है वो दोनों प्लांट सेल्स जो है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती हैं, थोड़ी बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं। और इसी को अपन कहते हैं कि जैसे कहते हैं ना अपने फ्रूट पक जाता है तो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, और फ्रूट अगर कच्चा होता है तो वो थोड़ा सा हार्ड होता है। तो वो हार्डनेस और सॉफ्टनेस किसके कारण आती है? अगर हार्डनेस पाई जा रही है उसमें राइपनिंग ऑफ फ्रूट से पहले, तब तो उसे अपन कहेंगे कि मिडल लेमिला प्रेजेंट है। लेकिन बाद में मिडल लेमिला क्या होगी? डिसॉल्व हो जाएगी। तो मिडल लेमिला के जो कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट्स हैं ये डिसॉल्व हो जाते हैं, उसी के कारण फ्रूट्स राइपनिंग के समय पर, पकने के समय पर सॉफ्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो वो मिडल लेमिला के हट जाने के कारण होता है। तो दो प्लांट की जो सेल्स हैं वो आपस में क्या होगा कि जो जिस जंक्शन से जुड़ी हुई होगी उसको अपन कहेंगे मिडल लेमिला, ठीक है। देखिए यहाँ पर अपन बात करेंगे कि सेल वॉल जो होती हैं उनके अंदर कुछ एक पोर्स भी पाए जाते हैं जिसके थ्रू प्लांट सेल अटैच रहती है। लेकिन देखो जो पोर्स जो होंगे, जैसे मैं अभी प्लाज्मोडेस्माटा अपन बात करेंगे, तो प्लाज्मोडेस्माटा इज अ पोर, एक पोर होगा जो दोनों सेल वॉल के बीच में पाया जाएगा। अब प्लाज्मोडेस्माटा के कारण दोनों अटैचमेंट नहीं होता। प्लाज्मोडेस्माटा जो होंगे, जो पोर्स होंगे, है ना, चाहे कोई भी पोर्स पाए जाए दो सेल्स के बीच में, एनिमल सेल में भी पोर्स पाए जाते हैं लेकिन उनको कुछ और नाम दिया जाता है। प्लांट सेल में यानी पादप कोशिका के अंदर जो दोनों कोशिकाओं के बीच में जो पोर होता है उसको प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। अब प्लाज्मोडेस्माटा क्या काम करेगा कि उसका काम है केवल दोनों के बीच में कनेक्शन बनाना। कनेक्शन मतलब मटीरियल्स का कनेक्शन, कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटीरियल्स के थ्रू जो है वो एक तरह से जंक्शन बना के रखेगा। लेकिन अटैचमेंट के लिए कौन पाया जाएगा? मिडल लेमिला पाई जाएगी। ये ध्यान रखना कि अगर दोनों को जोड़ने का काम है दो कोशिकाओं को, तब तो कौन मिलेगा आपको? मिडल लेमिला देंगे आंसर। लेकिन अगर ट्रांसपोर्टेशन दोनों में, कम्युनिकेशन किस प्रकार होता है दो पादप कोशिकाओं में, दो प्लांट सेल्स के अंदर, तो प्लाज्मोडेस्माटा के कारण होगा, ठीक है। ये दोनों बातों को क्लियर रखिएगा। तो मिडल लेमिला जो होती है इनको अटैचमेंट की साइड कहलाती है। बाहर से अंदर की तरफ जो आप लेयर देख रहे हैं तो इनका ओरिजिन भी ऐसा ही है, इनकी उत्पत्ति। सबसे पहले मध्य पटलिका बनी, ठीक है, फ्रेगमोप्लेट के द्वारा, फिर इसने प्राथमिक कोशिका भित्ति को बनाया, फिर द्वितीयक को, फिर तृतीयक को। अब आते हैं अपन प्राथमिक कोशिका भित्ति के ऊपर, ठीक है। देखिए प्राइमरी सेल वॉल जो होती है इसके अंदर आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा देखने को सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर हटाते हैं एक बार इसको। देखिए जो प्राइमरी सेल वॉल है,
प्राथमिक कोशिका भित्ति। तो प्राथमिक कोशिका भित्ति जो होती है वो जनरली बनी है हमेशा सेल्यूलोज एंड हेमी सेल्यूलोज की, ठीक है, सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज की बनी होती है। जो प्राइमरी सेल वॉल है, प्राथमिक कोशिका भित्ति जो होती है, इनमें अधिकतर अमाउंट जो है वो सेल्यूलोज का पाया जाएगा और कुछ अमाउंट जो है वो हेमी सेल्यूलोज का पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मतलब देखें, कोशिका भित्ति जो है, जो सेल वॉल होती है, उनके अंदर आपको बहुत से मटीरियल्स देखने को मिलते हैं, बहुत से मटीरियल्स होते हैं, ठीक है। अपन मॉडिफिकेशंस की बात करेंगे, जैसे सुबेरिन पाया जाना, टेनिन का पाया जाना, कभी कभी वैक्स पाई जाती है, रेजिन पाया जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो सेल वॉल में हो सकती है। लेकिन यहाँ पर जो कोशिका भित्ति है, जैसे प्राइमरी सेल वॉल, प्राथमिक कोशिका भित्ति, प्राथमिक कोशिका भित्ति के अंदर ये जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स जो पड़ते हैं प्लांट्स में, वो सब प्राइमरी सेल वॉल में नहीं मिलता, वो पाया जाता है सेकेंडरी सेल वॉल में। जिस तरीके से आप देख रहे हो कि सेकेंडरी सेल वॉल, द्वितीय कोशिका भित्ति अलग अलग लेयर्स की बनी है, अलग अलग परतों से बनी है, तो उसी प्रकार इनमें क्या होता है कि अलग अलग पदार्थ भी पाए जाएंगे, है ना। सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज थोड़ा सा कम होगा सेकेंडरी के अंदर, द्वितीय कोशिका भित्ति में, जबकि दूसरे पदार्थ जो है, अदर मटेरियल्स जो है वो ज़्यादा पाए जाएंगे। तो बेसिकली जो प्राइमरी सेल वॉल होती है, ये कोशिका भित्ति का मेन कंटेंट बनाती है, मेन कंटेंट है, मुख्य भाग बनाएगी। तो जो कि आप हमेशा पढ़ते आए हैं कि पादप की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, तो उस चीज़ को जो है सेल्यूलोज की जो वो बनी हुई है, ठीक है ना, वो हमेशा ध्यान रखिएगा कि वो प्राइमरी सेल वॉल की बात चल रही है, ठीक है ना, ये क्लियर रखो। अब आते हैं अपन सेकेंडरी सेल वॉल पर, द्वितीय कोशिका भित्ति पर। सेकेंडरी सेल वॉल, द्वितीय कोशिका भित्ति, द्वितीय कोशिका भित्ति। सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है, इसे कहा जाता है थिकनिंग एरिया, ठीक है ना, ये बेसिकली कहलाता है थिकनिंग एरिया ऑफ सेल वॉल। मतलब पदार्थों के जितने भी जमाव होते हैं, मतलब कोई भी पदार्थ है, जैसे टेनिन है, रेजिन है, क्यूटिन है, सुबेरिन है, ठीक है ना, ये बहुत सारे पदार्थ होते हैं जो कि सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर पाए जाएंगे। मतलब सेल्यूलोज तो होगा, हेमी सेल्यूलोज भी होगा, लेकिन यहाँ पर जो है ना, जैसे सेकेंडरी सेल वॉल है, इसमें सेल्यूलोज थोड़ा सा कम पाया जाता है, जबकि प्राइमरी में सेल्यूलोज ज़्यादा होता है। प्राथमिक कोशिका भित्ति में सेल्यूलोज ज़्यादा होता है और हेमी सेल्यूलोज कम, जबकि सेकेंडरी सेल वॉल में क्या होगा, हेमी सेल्यूलोज और दूसरे पदार्थ ज़्यादा पाए जाएंगे और सेल्यूलोज थोड़ा कम पाया जाएगा। इस बात को क्लियर रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो थिकनिंग एरिया होता है। थिकनिंग का मतलब होता है पदार्थों का जमाव। तो पदार्थों का जो जमाव मिलता है, जो संग्रहण मिलता है, वो सेकेंडरी सेल वॉल में ज़्यादा देखने को मिलेगा। जैसे बात करें हम यहाँ पर, कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे कोशिका भित्ति होती है जिनके ऊपर क्यूटीन की एक लेयर पाई जाती है। क्यूटीन जो है, ठीक है ना, क्यूटीन का जमाव हो गया, जैसे वो क्या होगी, इसके ऊपर पाई जाएगी कोशिका भित्ति के। क्यूटीन जो होती है वास्तव में एक वैक्स की तरह होती है, बिल्कुल, ठीक है ना, एक वैक्स की तरह होती है और ये सेल वॉल को इम्परमिएबल बनाती है, ठीक है ना, अपारगम्य बनाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये क्या करेगी, क्यूटीन जो है ये एक वैक्स की जैसी लेयर होती है जो कोशिका भित्ति के ऊपर जम जाती है और यहाँ पर जम जाने के कारण ये कोशिका भित्ति को अपारगम्य बनाती है। वैक्स की लेयर है, जाहिर सी बात है ट्रांसपिरेशन को रोकेगी, वाष्पोत्सर्जन को रोकती है। तो वाटर लॉस को कम करने के लिए, जल की हानि को कम करने के लिए कभी कभी सेल वॉल के अंदर क्यूटीन की लेयर जो है वो पाई जाती है। इस चीज़ का ध्यान रखिए, ठीक है। इसके अलावा ऐसा ही एक काम होता है सुबेरिन का भी। सुबेरिन नाम का पदार्थ जो है, जो प्लांट की, जो आपने कॉर्क सेल सुनी होगी, बताया था आपको मैंने कॉर्क सेल्स, रॉबर्ट हुक ने जिसको खोजा था, ठीक है ना, जिसने देखा था, सॉरी, सुबेरिन। तो कॉर्क सेल्स जो होती है प्लांट की, जो बार्क है ना, उसके वहाँ पे कॉर्क पाया जाता है। तो कॉर्क सेल्स जो है उनके अंदर सुबेरिन का डिपोजिशन पाया जाता है, उसका जो है वो संग्रहण पाया जाता है। अब वो डिपोजिशन जो है, सुबेरिन भी एक तरीके से यहाँ पर लेयर को इम्परमिएबल बनाता है, अपारगम्य, ताकि जल जो है वो वापस मूवमेंट ना कर सके। तो बेसिकली क्यूटीन और सुबेरिन जो होते हैं वो वाटर लॉस को कम करते हैं, प्लांट से जल की हानि को कम करते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी मटेरियल है, जैसे टेनिन की बात कीजिए, ठीक ना, टेनिन हो गया, रेजिन हो गया, गम है, ठीक है, लेटेक्स आप पढ़ते हो, लेटेक्स,
ठीक है ना, लेटेक्स वगैरह जो होता है जिससे रबड़ बनता है, तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो आपको कहाँ मिलेगी, सेल वॉल के अंदर भी द्वितीयक कोशिका भित्ति यानी सेकेंडरी सेल वॉल में पाई जाती है। तो बेसिकली सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो एक तरीके थिकनिंग एरियाज होते हैं, जमावकारी जो है वो झिल्ली पाई जाती है, परत पाई जाती है। ठीक है, अब आते हैं अपन तृतीय कोशिका भित्ति यानी टर्शरी सेल वॉल। इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है जानने के लिए, बस इतना ध्यान रखो कि देखें टर्शरी सेल वॉल तृतीय कोशिका भित्ति जो है वो कुछ कुछ के अंदर पाई जाती है, होगी तो पादपों में ही, प्लांट सेल में ही पाई जाएगी, लेकिन ये ज़्यादातर जो है वो आपको जो एक वर्ड आएगा अपन बाद में पढ़ेंगे, टेंशन वुड। टेंशन वुड, इसको ऐसे याद रख लो, टी से टेंशन है, टी से टर्शरी है, ठीक है ना। टेंशन वुड होती है, ठीक है ना। तो टेंशन वुड जो है वो द्वितीयक जाइलम, अपन जब एनाटॉमी पढ़ेंगे, एनाटॉमी का जो चैप्टर लेंगे तो उसमें क्या होगा कि जब पादप की द्वितीयक वृद्धि होती है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है, ठीक है ना, तो द्वितीयक वृद्धि के दौरान क्या होता है, उसमें जाइलम बनते हैं, ठीक है। और जाइलम जो होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी जाइलम, एक होते हैं सेकेंडरी जाइलम। तो सेकेंडरी जाइलम जो बनेंगे, जो द्वितीयक जाइलम बनते हैं, उसमें उसकी वुड को अपन, ऐसी कास्ट को अपन कहते हैं टेंशन वुड कहा जाता है, ठीक है ना, द्वितीयक जाइलम से बनी हुई होती है। तो टेंशन वुड के अंदर ही हमेशा क्या पाया जाएगा, एक मटेरियल पाया जाता है जिसको अपन कहते हैं जाइलिन। जाइलम अलग है, ध्यान रखना, जाइलिन की एक लेयर होती है, जाइलिन लेयर, ठीक है ना, जाइलिन परत। तो जाइलिन की एक परत पाई जाती है, वो आपको टेंशन वुड में देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो टेंशन वुड जो होती है, जो सेकेंडरी जाइलम से बनती है, द्वितीयक जाइलम से बनती है, उसके अंदर हमेशा टर्शरी सेल वॉल भी पाई जाएगी। उनकी जो कोशिका होगी उनके अंदर आपको सेकेंडरी टर्शरी सेल वॉल भी मिलेगी, प्राइमरी भी मिलेगी और टर्शरी देखने को, तीनों वॉल्स जो है वो देखने को मिलती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से, एंड कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट इसके आगे बात करते हैं कि पादप की जो कोशिकाएं हैं, अधिकतर जो यहाँ पर संरचनाएं हैं वो पादप के अंदर पाई जाएंगी, क्योंकि हम सेल वॉल पढ़ रहे हैं, जाहिर सी बात है। और विकसित प्रकार की जो कोशिका भित्ति होती है वो पादपों में यानी प्लांट्स में पाई जाती है। तो देखिए अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखिए अगर पादप कोशिका के अंदर क्या होता है कि जैसे प्राइमरी सेल वॉल है, एक बार वापस इस पे आइए, जिसमें मैंने कहा आपको सेल्यूलोज है, सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज ज़्यादा पाया जाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि ऐसी कुछ प्राइमरी सेल वॉल की कुछ ऐसी जगह खाली रह जाती है जहाँ पर सेल्यूलोज की थिकनिंग आपको कम मिलेगी, सेल्यूलोज कम मिलेगा आपको, तो वो जगह क्या होती है, थोड़ी सी पतली रह जाती है। जैसे सपोज कि ये एक प्लांट की सेल है, दूसरी देखिए ये एक पादप कोशिका है और ये दूसरी एक पादप कोशिका है, ठीक है। अब इनमें जो सबसे बाहर तो प्राइमरी सेल वॉल मिलेगी, यहाँ पर कुछ जगह ऐसी रहती है जहाँ पर सेल्यूलोज कम पाया जाता है, जिसको अपन कहते हैं, यहाँ पर एक ऐसा पोर सा बन जाता है, ठीक है, एक पोर सा, एक छिद्र सा बन जाता है, इन्हें कहा जाता है प्लाज्मोडेस्मेटा, ठीक है ना। क्या कहा जाता है, प्लाज्मोडेस्मेटा, प्लाज्मोडेस्मेटा कहा जाता है। तो देखिए प्लाज्मोडेस्मेटा जो होते हैं ये क्या करते हैं कि ये प्लाज्मोडेस्मेटा जो है यहाँ पर किसके कारण बने हैं प्लाज्मोडेस्मेटा, ये बने हैं प्राइमरी सेल वॉल यानी प्राथमिक कोशिका भित्ति में जो सेल्यूलोज है उसकी थिकनिंग कहीं जगह पर कम रह गई है, उसी के कारण प्लाज्मोडेस्मेटा का निर्माण हुआ। अब प्लाज्मोडेस्मेटा जो बने हैं, ठीक है ना, जो प्लाज्मोडेस्मेटा का जो निर्माण हुआ है ये क्या करेगा कि दोनों कोशिकाओं के बीच में एक तरह से कम्युनिकेशन बनाएगा कि पदार्थों के आवागमन के लिए, पदार्थों के आदान प्रदान, एक्सचेंज के लिए जो है, कोई भी मटेरियल एक्सचेंज होने के लिए ज़्यादातर प्लाज्मोडेस्मेटा जो है, जितने भी जो कम भार वाले, ठीक है ना, या अपन कहें छोटे अणु जितने भी होते हैं, लो मोलिकुलर वेट जिनका होता है, छोटे अणु और मैट्रिक्स, ठीक है ना, और साथ साथ में वाटर वगैरह जो हो गया, जल, ठीक है ना, जल हो गया या कोई लिक्विड मटेरियल हो गया, और जिसके मॉलिक्यूल बहुत छोटे हैं, ठीक है ना, लो मॉलिक्यूलर वेट वाले पदार्थों को इनका जो है वो एक्सचेंज करवाते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मोडेस्मेटा जो है ये एक ऐसे प्रकार के पोर्स हैं जो प्राइमरी सेल वॉल में पाए जाते हैं, और यहाँ से होते हुए कुछ पदार्थ जो है उसका एक्सचेंज होता रहता है। एक बहुत ही विशेष बात है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ऐसा पदार्थ, ऐसा एक तरीके से ये कोशिका द्रव्य ही हो गया,
ठीक है ना। जिन पदार्थों का जो है वो एक्सचेंज होगा वो एक तरीके के तो साइटोप्लाज्म ही हो गया। तो ऐसा साइटोप्लाज्म जो कि प्लाज्मोडेस्माटा से होते हुए जो है वो प्लाज्मोडेस्माटा से होते हुए एक कोशिका से दूसरी कोशिका में ट्रांसफर होता है ना, एक सेल से दूसरी सेल में ट्रांसफर होता है, ऐसे कोशिका द्रव्य को अपन कहते हैं एपोप्लाज्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा जिन पदार्थों का ट्रांसपोर्टेशन होता है उन पदार्थों को अपन क्या कहते हैं, एपोप्लाज्म। और एपोप्लाज्म के साथ साथ इसको एपोप्लास्ट भी कह सकते हो, ठीक है ना। क्या कह सकते हैं इसको, एपोप्लास्ट भी कहा जा सकता है, ठीक है ना। एपोप्लाज्म कह दीजिए या फिर आप इसे एपोप्लास्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखिएगा कि प्लाज्मोडेस्माटा जो है, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू जो भी लिक्विड ट्रांसफर होगा, जो साइटोप्लाज्म ट्रांसफर होगा, उसको एपोप्लाज्म कहा जाता है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ सेल, जैसे कि देखिए ये टर्शरी सेल वॉल है ना, टर्शरी सेल वॉल के अंदर की ये होती है ल्यूमेन, ठीक है ना, गुहा होती है ल्यूमेन। वास्तव में सेल वॉल के नीचे सेल मेम्ब्रेन होती है, आप जानते हो अच्छे से। कोशिका भित्ति के नीचे कोशिका झिल्ली होती है। तो सेल मेम्ब्रेन के द्वारा भी कभी कभी कुछ पदार्थों का आदान प्रदान चलता रहता है, ठीक है ना। कोई साइटोप्लाज्म जो है वो मूवमेंट करते रहते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू अगर कोई साइटोप्लाज्म का ट्रांसफर हो रहा है या किसी लिक्विड का ट्रांसफर हो रहा है, तब अपन हमेशा उसे क्या कहेंगे, सिम्प्लाज्म कहेंगे, सिम्प्लाज्म, ठीक है ना, या सिम्प्लास्ट कहते हैं। तो सिम्प्लास्ट या सिम्प्लाज्म तो किसके द्वारा संचरित होता है, कोशिका झिल्ली के दौरान। किसके, कोशिका झिल्ली के द्वारा, सेल मेम्ब्रेन के द्वारा। जबकि एपोप्लाज्म जो है वो प्लाज्मोडेस्माटा के कारण, किसके कारण, प्लाज्मोडेस्माटा के कारण जो मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है उसको अपन एपोप्लास्ट या एपोप्लाज्म कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ खास भी नहीं है इसमें कि आपको याद रखने में दिक्कत आए कि प्राइमरी सेल वॉल में, प्राथमिक कोशिका भित्ति में जहाँ जहाँ सेल्यूलोज की जगह कम हो जाएगी, सेल्यूलोज नहीं पाया जाएगा, जाहिर सी बात वो जगह पतली होगी, है ना, पतली पाई जाएगी, उसको प्लाज्मोडेस्माटा कहेंगे। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन, देखिए यहाँ पर अब सेकेंडरी सेल वॉल की बात करते हैं, ठीक है ना। डायग्राम अपना यही यूज आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होता है कि सेकेंडरी सेल वॉल है, ठीक है, जो द्वितीय कोशिका भित्ति है। जैसे इसमें कहा मैंने आपको बहुत सारी थिकनिंग पाई जाती है ना, बहुत सारी अलग अलग प्रकार की थिकनिंग बताई आपको, क्यूटिन, सुबेरिन वगैरह, ठीक है। तो क्या होता है, कभी कभी सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर भी अगर थिकनिंग एरिया थोड़े से कम रह जाते हैं, मतलब ऐसी जगह जहाँ पर थिकनिंग थोड़ी सी कम रह गई है, उसको अपन कहते हैं पिट्स। मतलब यहाँ पर भी अगर सेकेंडरी सेल वॉल पतली रह जाएगी तो यहाँ पर भी क्या होगा कि कुछ ऐसे छिद्र से बन जाएंगे जिसको अपन कहते हैं पिट्स, यानी गर्त कहते हैं, ठीक है ना। पिट्स की बात करते हैं, पिट्स। सेकेंडरी सेल वॉल में अगर थिकनिंग कम रह गई तो उसको अपन कहेंगे गर्त, पिट्स। ये भी एक थोड़े होल जैसी स्ट्रक्चर होती है। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर जो थिकनिंग है वो अगर कम रहेगी तो उसे कहेंगे अपन पिट्स कह देंगे, ठीक है। अब ये पिट्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं सिंपल पिट, सिंपल पिट्स, सरल गर्त, और एक होते हैं बॉर्डर्ड पिट, बॉर्डर्ड पिट, परिवेशित गर्त, परिवेशित गर्त, ठीक है ना। ज़्यादा कोई इतना वो नहीं है, आप लोग बहुत आसानी से समझ सकते हैं, कुछ नहीं है। अगर आपको इनकी स्ट्रक्चर पता है, इनके कार्य पता है, तो आराम से पिट और प्लाज्मोडेस्माटा तो कोई कुछ खास बात नहीं होती है, ठीक है ना। तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। सेल्यूलोज की कम थिकनिंग, प्लाज्मोडेस्माटा। सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर थिकनिंग कम हो गई तो भाई गर्त बन जाएंगे, पिट्स बन जाएंगे। पिट्स और प्लाज्मोडेस्माटा ये भी एक तरीके के होल जैसी स्ट्रक्चर होती है, थोड़ी सी पतली होती है जगह, है ना। सेल वॉल उस जगह पर पतली हो जाएगी, और क्या कहानी है, यही तो है। तो देखें पिट्स जो हैं, सिंपल पिट्स जो हैं, ये क्या होते हैं कि अगर केवल आपको एक छोटे से इस तरीके से आपको छोटे छोटे छिद्र देखने को मिले तो इसका मतलब क्या, वो है पिट्स सेकेंडरी सेल वॉल में, ठीक है ना। सरल गर्त होते हैं। सरल गर्त में देखो पिट्स तो होती है ये बीच वाली जगह जो कि खाली रह जाती है, ठीक है ना। पिट्स तो होगी वो बीच वाली जगह, लेकिन इसके चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होगी इसको अपन कहेंगे पिट मेम्ब्रेन, ठीक है ना। पिट मेम्ब्रेन कहा जाता है। गर्त झिल्ली, गर्त झिल्ली, पिट मेम्ब्रेन पाई जाती है। और अगर पिट मेम्ब्रेन के चारों तरफ, जैसे कि ये पिट है, ठीक है ना, अब इसके चारों तरफ अगर सेल वॉल ने, जो प्राइमरी सेल वॉल है ना, प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल, इसकी अगर थिकनिंग हो जाएगी,
क्या पाई जाएगी? अगर इसके चारों तरफ जो वॉल्स है ना, वॉल पिट के चारों तरफ, तो पिट के चारों तरफ अगर जो सेकेंडरी सेल वॉल है ये आपको कवरिंग बनाती हुई नजर आएगी, जो द्वितीय कोशिका भित्ति है वो अगर पिट के चारों तरफ इस तरीके से कवरिंग बनाती है तब उसे अपन कहते हैं जो है अपने परिवेशित गर्त, बॉर्डर्ड पिट कहते हैं। मतलब देखो यहाँ पर पिट खुद था, ये बीच वाली जगह, उसके अंदर ये पिट मेम्ब्रेन थी यानी इसकी गर्त झिल्ली हो गई, और इसके चारों तरफ जो है वो क्या हो गया, ये सेल वॉल है, ठीक है ना, कोशिका भित्ति है। तो कोशिका भित्ति की जो सेकेंडरी वॉल है ना, अब उसमें भी उन्होंने अगर पिट के चारों तरफ खुद को घेर रखा है, बॉर्डर बना रखा है, तो उसे अपन कहते हैं परिवेशित गर्त कहा जाता है। सिंपल सी चीज़ है बॉर्डर्ड पिट। और जनरली बॉर्डर्ड पिट में क्या नज़र आता है, जैसे सपोज कीजिए कि ये बॉर्डर्ड पिट है, तो देखो बॉर्डर्ड पिट के अंदर क्या होगा कि अंदर की तरफ ये हो गया अपने पिट, ठीक है, ये हो गई इसकी मेम्ब्रेन, पिट की मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। फिर ये जो बाहर वाली जो आप लेयर देख रहे हो, इन दोनों के बीच में एक पदार्थ का जमाव हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो पिट है, पिट की मेम्ब्रेन और साथ साथ में सेल वॉल, कोशिका भित्ति, इनके बीच में कभी कभी पदार्थों का जमाव हो जाता है। इस तरह से कुछ थिकनिंग और देखने को मिलती है, ठीक है। ये इस प्रकार से जो है वो आपको पिट मेम्ब्रेन और कोशिका भित्ति, क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रखिएगा कि जो जिस पदार्थ का नाम बता रही हूँ उसे कहते हैं अपन टोरस। टोरस जो है वो कहाँ पाया जाता है, तो वो सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति और पिट मेम्ब्रेन के बीच में, कभी कभी पिट मेम्ब्रेन की जगह सेल मेम्ब्रेन भी देते हैं, ठीक है। तो मेम्ब्रेन और कोशिका भित्ति के बीच में, सेल वॉल के बीच में जो है वो पदार्थ पाया जाता है जिसे कहते हैं टोरस, ठीक है, टोरस कहा जाता है। तो टोरस जो है ये आपको देखने को मिलेगा, एक जब थिकनिंग होती है, ये फ्लेक्सिबिलिटी देने का काम करता है, लचीलापन प्रदान करता है, ठीक है ना। तो पादप कोशिकाओं को लचीलापन प्रदान करने का काम जो है वो क्या है, टोरस जो है वो एक पिट्स के माध्यम से करता है। इस चीज़ का ध्यान रखिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, समझ आ जाएगी, ठीक है ना। तो टोरस जो है वो क्या है, पिट्स में जो है वो पिट मेम्ब्रेन और कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल के बीच में पाई जाने वाली एक जमाव है, एक थिकनिंग जो है वो पाई जाती है, ठीक है ना। सिंपल सी चीज़ है, ज़्यादा कुछ नहीं इसमें। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन। तो सिंपल पिट का मतलब सिर्फ पिट मेम्ब्रेन पाई जाएगी, लेकिन अगर बॉर्डर भी पाया जाए तो उसको अपन बॉर्डर्ड पिट यानी परिवेशित गर्त कहते हैं, ठीक। अब देखें जो पादप कोशिका है, ठीक है ना। अब पूछ लें कि पादप कोशिका है तो उसमें सेल वॉल का क्या कार्य है, कोशिका भित्ति का फंक्शन क्या क्या है। तो ध्यान रखना, सेल वॉल का सबसे पहला काम तो होता है प्रोटेक्शन देने का, ठीक है ना, यानी कि ये पादप को सुरक्षा प्रदान करती है, प्रोटेक्शन देने का काम करती है, ठीक है ना, सुरक्षा प्रदान करेगी, फंक्शंस ऑफ सेल वॉल, ठीक है ना, प्रोटेक्शन देने का काम करेगी सेल वॉल। दूसरी बात, इसके अंदर ये प्लांट की शेप जो है, आकार को बनाए रखेगी, है ना, आकार को निश्चित बनाए रखेगी, डेफिनेट शेप बना के रखेगी, ठीक है। किसी का भी कोई प्लांट सेल है, पादप कोशिका है, उसकी चारों तरफ जो उसका आकार है उसको बनाए रखेगी, रिजिडिटी देने की कार्य करेगी, कठोरता प्रदान करती है। साथ साथ में इसमें सेल्यूलोज पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इनमें जैसे सेल्यूलोज पाया जाता है तो सेल्यूलोज का मेन काम होता है एब्जॉर्प्शन करना, अवशोषण का कार्य होता है, ठीक है ना, सेल्यूलोज का हमेशा ही। तो जिस तरीके से जो है सेल्यूलोज जो है, आप देखते हैं कि प्लांट को जैसे ही पानी डाला जाता है तो वो तुरंत पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो वो एब्जॉर्प्शन जो है वो किसके कारण है, सेल वॉल के कारण। प्लांट की हर सेल के अंदर आपको सेल वॉल सेल्यूलोज की मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर शेप को बनाए रखेगा, एब्जॉर्प्शन का काम करेगा, प्रोटेक्शन देने का काम करेगा। इसके अलावा आप जैसे जो प्लाज्मोडेस्माटा के जो कार्य है वो भी बता सकते हैं, ठीक है। प्लाज्मोडेस्माटा में क्या करेगा कि पदार्थों का आदान प्रदान, है ना, पदार्थों का, सीधा लिखते हैं हिंदी में, ट्रांसफर ऑफ मटीरियल्स, ठीक है, पदार्थों का आदान प्रदान, ठीक है ना, पदार्थों का आदान प्रदान करता है। इसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी देख लीजिए, यहाँ पर लचीलापन, है ना, टोरस के द्वारा हो रहा है फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन प्रदान भी करता है, कभी कभी करता है, हर जगह पर टोरस नहीं होता, लचीलापन प्रदान करेगा।
तो मतलब सेल वॉल के जो है वो बहुत सारे अनेकों कार्य हो जाते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे कार्य हैं। तो सेल वॉल के कार्य केवल ये नहीं है कि भाई उसका एब्जॉर्प्शन करने का काम हो गया या शेप बनाने का काम हो गया, और भी अदर काम होते हैं सेल वॉल के, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, एक लास्ट चीज़ है सेल वॉल के अंदर, ये ध्यान रखना है, सेल वॉल हमेशा ऐसा नहीं मिलेगा कि आपको कि बाहर से सेल्यूलोज की मिलेगी। सेल्यूलोज में बहुत अलग अलग प्रकार के, सेल्यूलोज क्या, सेल वॉल में, कोशिका भित्ति में आपको अलग अलग प्रकार के रूपांतरण देखने को मिल सकते हैं, मॉडिफिकेशन मिल सकते हैं। जैसे कभी उसके ऊपर क्यूटीन की परत जम जाती है वाटर लॉस को कम करने के लिए, ठीक है। सुबेरिन की कॉर्क सेल्स के ऊपर सुबेरिन की लेयर जम जाती है, तो वो भी पाई जाएंगी। कभी कभी वाटर के लॉस को कम करने के लिए, है ना, वाटर के लॉस को कम करने के लिए सेल्यूलोज की लेयर जो है, सेल्यूलोज की लेयर खुद ही एक स्लाइम की लेयर में पाई जाने लग जाती है, ठीक है ना। बिल्कुल एक पतला सा पदार्थ होता है स्लाइम, श्लेष्मा जैसी एक संरचना पाई जाती है, ठीक है ना। तो सेल्यूलोज अगर देखना, कभी कभी सेल्यूलोज क्या होता है, एक स्लाइम लेयर की फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है ना, श्लेष्मा परत के रूप में रूपांतरण हो जाता है, श्लेष्मा परत, ठीक है। तो एक स्लाइम लेयर के फॉर्म में जो है वो आपको सेल्यूलोज देखने को मिल सकता है। तो ये हमेशा वाटर के लॉस को कम करने का कार्य करेगा। तो वाटर के लॉस को बेसिकली कम करने के लिए सेल वॉल के ऊपर मॉडिफिकेशन मिल सकते हैं। कभी कभी क्यूटीन की लेयर मिल गई, कभी सुबेरिन की लेयर मिल गई, ठीक है। तो इस प्रकार से, या फिर सेल्यूलोज खुद ही स्लाइम लेयर में कन्वर्ट हो गया। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ट्रांसपिरेशन वगैरह को कम करने के लिए होता है। अब देखिए लास्ट आती है अपनी ग्रोथ ऑफ सेल वॉल। ग्रोथ की बात करते हैं अपन इसकी, कि क्या प्लांट की भी कोई सेल वॉल की भी कोई ग्रोथ होती है क्या। मतलब एक होती है प्लांट सेल की ग्रोथ होना, पादप की कोशिका की वृद्धि होना, और एक होता है केवल की कोशिका भित्ति की वृद्धि होना, है ना, सेल वॉल की ग्रोथ होना। तो देखिए जो प्राइमरी सेल वॉल है ना, जब तक प्राइमरी सेल वॉल बनी हुई है तब तक तो प्लांट की ग्रोथ होती है ना। एक सिंपल बात है, जैसे देखो मैंने कहा प्राइमरी सेल वॉल बनी, तो कोई भी देखकर बता देगा कि हाँ अब है ना अभी भी ग्रोथ होगी इसके अंदर, मतलब इसमें प्राइमरी से सेकेंडरी सेल वॉल बनेगी, प्राथमिक से द्वितीय कोशिका भित्ति बनेगी, मतलब इसमें और ग्रोथ हो सकती है। तो एक तरीके से जो प्राइमरी सेल वॉल है, प्राथमिक कोशिका भित्ति, इसको एक्सपांशन लेयर कहा जाता है, ठीक है। एक्सपांशन लेयर का मतलब है कि ये बढ़ सकती है, इनमें ग्रोथ पाई जा सकती है, ठीक है ना। इनमें पदार्थों का जो है वो जमाव हो सकता है। जैसे एक बात को समझिएगा, जो ग्रोथ होती है प्लांट सेल वॉल की, वो दो प्रकार की होती है। एक होती है इंटरसेप्शन प्रकार की, और एक होती है एपोजिशन टाइप की। एपोजिशन, एपोजिशन, इंटरसेप्शन एंड एपोजिशन, दो टाइप की ग्रोथ मिलती है। देखें इंटरसेप्शन का तो मीनिंग होता है कि अगर प्लांट की ग्रोथ जो है, अगर प्लांट की जो सेल वॉल है कोशिका भित्ति के अंदर, जैसे प्राइमरी सेल वॉल बनी हुई है, अब प्राइमरी सेल वॉल के अंदर मतलब जो परत पहले से बनी हुई है उसके अंदर अगर किसी पदार्थ का जमाव हो जाए, सोच के देखिएगा। देखें एक तो क्या ग्रोथ हो सकती है सेल वॉल की, कि प्राइमरी सेल वॉल बनी हुई है, ठीक है, ये सपोज कीजिए कि ये पहली लेयर बनी हुई है, अब इनके अंदर किसी पदार्थों का जमाव हो जाए, मतलब जो लेयर पहले से बनी हुई है ना, जैसे प्राथमिक कोशिका भित्ति है, ये अगर जो पहले से बनी हुई है तो इसके अंदर किसी पदार्थ का बाहर की तरफ से किसी पदार्थ का इसके ऊपर जमाव हो जाए, चाहे इसके ऊपर हो चाहे इसके अंदर हो, ठीक है ना। मतलब जो परत पहले से बनी हुई है, प्री फॉर्म्ड लेयर के अंदर किसी पदार्थों का डिपोजिशन हो जाता है, मटीरियल्स का डिपोजिशन, ठीक है ना, हो जाएगा, तो अपन उसे कहेंगे इंटरसेप्शन। लेकिन अगर कभी भी कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन की तरफ से, मतलब अंदर की तरफ से, सेल मेम्ब्रेन की तरफ से इस प्राइमरी सेल वॉल के बाहर किसी की ग्रोथ हो जाए, जैसे कि सेकेंडरी सेल वॉल का बनना, ठीक है, सेकेंडरी सेल वॉल यानी द्वितीय कोशिका भित्ति बनी, तो द्वितीय कोशिका भित्ति कहाँ से बनी, अंदर की तरफ से तो बनी है, ऊपर तो बनी नहीं है, इसके नीचे बनी है। तो नीचे कैसे बनी, तो कोशिका भित्ति के नीचे होती है कोशिका झिल्ली, साफ बात है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन होती है उसके नीचे, तो सेल मेम्ब्रेन के द्वारा किसी मटेरियल का जमाव अगर प्राइमरी सेल वॉल के नीचे की तरफ हो जाए, प्राइमरी सेल वॉल मतलब इस मेम्ब्रेन को से तो कोई छेड़खानी नहीं की गई, जो पहले से बनी हुई उससे कोई छेड़खानी नहीं की गई, उसके बाहर किसी पदार्थों का जमाव हुआ तो उसके कारण जैसे द्वितीय कोशिका भित्ति बन गई।
तो मतलब सेल वॉल की ग्रोथ तो हो गई ना, पहले सेल वॉल एक सिंगल एक प्राइमरी थी, अब सेकेंडरी भी हो गई। तो सेकेंडरी सेल वॉल कैसे बनी? कोशिका झिल्ली के द्वारा, सेल मेम्ब्रेन के द्वारा कुछ मटेरियल्स का डिपोजिशन प्राइमरी सेल वॉल के बाहर हो गया। बाहर मतलब अंदर की तरफ, लेकिन सेल वॉल इस मेम्ब्रेन की बाहर की तरफ ही तो हुआ है, चाहे अंदर हो चाहे बाहर कह दो आप, एक ही बात है। इस मेम्ब्रेन से कोई छेड़खानी नहीं की गई। तो एपोजिशन जो होता है वो पदार्थों का जमाव होता है एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन के बनने के कारण। यहाँ पर जो पहले से जो मेम्ब्रेन है, प्री एग्जिस्टिंग सेल वॉल के अंदर डिपोजिशन ऑफ मटेरियल या एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल के कारण इंटरसेप्शन ग्रोथ देखने को मिलती है। तो पादप कोशिका जो है उसमें ये दो प्रकार की आपको ग्रोथ मिलेगी। एक बात ध्यान रखना, अगर कभी भी सेकेंडरी सेल वॉल बन गई तो उसके बाद कंफर्म हो जाता है कि सेल वॉल की ग्रोथ अब नहीं होगी, इससे ज़्यादा ग्रोथ नहीं मिलेगी। जैसे टर्शियरी सेल वॉल है, तृतीयक, वो तो केवल एक ही वुड में मिलती है, टेंशन वुड में मिलती है और नहीं मिलती हर जगह। तो सेकेंडरी सेल वॉल के मिलने के बाद में सेल का एक्सपांशन नहीं होता, सेल वॉल का नहीं होता, कोशिका भित्ति नहीं बढ़ती है, उसकी वृद्धि नहीं होगी। बाकी पूरी सेल की हो सकती है, वो कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म के बनने के कारण हो सकता है। तो यहाँ पर अपने खत्म होता है अपने सेल वॉल का टॉपिक। तो कोशिका भित्ति के बारे में आज हमने क्या क्या पढ़ा, एक क्विक रिवीजन देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा कोशिका भित्ति का ओरिजिन कैसे हुआ, ठीक है, किस प्रकार फ्रैग्मोप्लेट बनी और किससे कौन कौन सी लेयर का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद हमने बात करी कितने प्रकार की होती है, मिडल लेमिला क्या होता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेल वॉल क्या होती है, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक कोशिका भित्ति। उसके बाद इनके फंक्शन देखें। फिर हमने बात करी कि कोशिका भित्ति के क्या क्या कार्य होते हैं। फिर कोशिका भित्ति में क्या क्या रूपांतरण मिल सकते हैं कि क्यूटीन, सुबेरिन, लिग्निन वगैरह ये सब पाया जाना, ठीक है, इसके ये रूपांतरण होते हैं। फिर फाइनली सेल वॉल की ग्रोथ के बारे में हमने बात करी कि कोशिका भित्ति जो है उसकी वृद्धि किस प्रकार से हो सकती है, तो दो प्रकार से हो सकती है, ठीक है। तो अपने यहाँ तक जो है वो आज अपन ने पढ़ा। अगले लेक्चर के अंदर हम सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस करेंगे, उसके इतने सारे मॉडल दे रखे हैं तो सभी मॉडल को डिस्कस करेंगे कि कोशिका झिल्ली जो है वो क्या होती है, किस प्रकार के उसके और ज़्यादा मॉडल्स पाए जाते हैं। तो तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, आप लोग जो है बहुत अच्छा कर रहोगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो देखिए ऑनलाइन स्टडी का ज़माना है, आप लोग पढ़िए उस चीज़ को, अपना वक्त दो, मेहनत ईमानदारी से काम करो, सारे रिजल्ट आएंगे, लेकिन खुद से ऑनेस्टी रखनी पड़ेगी, अपनी पढ़ाई के साथ ऑनेस्टी रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच।